कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं, एलगी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो कंटेंट है ये जो है तैयार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत मेहनत लग रहा है इसमें, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत होता है, उसके बाद आपके पास एक वीडियो आता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत मेहनत होता है। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं, वो उनको आप इस चीज़ को शेयर कीजिए और ये प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए पूरी तरीके से यूज़फुल में हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी कंटेंट है सब एनसीईआरटी के आधार पर है, नीट 2026 को टारगेट लेकर है। यहाँ से ऐसा भी कोई भी कंटेंट कितना भी पेपर घुमा दिया जाए, लेकिन मैं डंके की चोट पे 100% ये ज़रूर कहूँगा कि 100% आपका चयन निश्चित है। बायोलॉजी में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बातें नहीं करना है। यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने का जो टारगेट है आपको, वो मेरा टारगेट है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस साल हमसे जुड़े सभी के सभी का चयन हो। मैं आपको बता दूँ कि मेरा 10 सालों का अनुभव ये जो आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट मिल रहा है, 10 साल अनुभव का कंटेंट इसमें इंक्लूडेड है। और मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सीखने की क्लास चल रही है, पढ़ने वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आप पढ़ना है। बस आपको जो वीडियो मैंने बताया उसी के आधार पर आपको नोट्स बनाते चलिए, डेली अपना कंटेंट क्रिएट करते रहिए। इस भरोसे में रहिए कि ये जो हमारी क्लास शाम को 7 बजे चल रही है, मैं इस वजह शाम को 7 बजे रखा हूँ ताकि ये क्लास डेली मिलती रहे। और शाम को 7 बजे चाहे बादल फट जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये डेली 7 बजे मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, संडे को छोड़ के मैं आपको फिर से बता दूँ, संडे को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उस दिन मिलेगा कुछ नई चीज़ें जो आपको लिए होंगी। उस पर मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या ऐसा चीज़ देना है जो आपके भले के लिए हो। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मज़ा पसीने में है वो एसी में नहीं है। जो मज़ा पसीने में है वो मज़ा एसी में नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि काम करने का जो मज़ा है, जो काम करते हैं, जो सोचते हैं और जो अपने वर्कआउट में काम किया जा रहा है, प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको उन सारी चीज़ों को निचोड़ के दे दें जो कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं स्थिर होकर आज उन सारी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे कंटेंट में है। बहुत मेहनत लगता है इस तरीके से कंटेंट को डिज़ाइन करना और उनकी छोटी छोटी बातों को समझा के लेके चलना। ये बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी को जो मैंने लिया है, मैं उसको पूरी तरीके से निभाने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली शाम को 7 बजे मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि फ्री कंटेंट मिल रहा है, चाहे नोट्स की बात करें, चाहे स्टडी मटेरियल की बात करें, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से ले सकते हैं। यदि कोई आपके पास समस्या आ रही है तो आप हमारे नंबर पे, मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलगी का जो संरचना है इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टडी क्या होता है। एलगी का सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है, एलगी कैसा होता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, हरे कलर का। क्यों? क्योंकि एलगी का जो कैरेक्टर है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिलस कहा जाता है। एक ऐसा प्लांट जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति और जिसकी वजह से ये अपना भोजन क्या करता है, स्वतः बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये आपको ध्यान रखना है। और एलगी का ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको देखने को मिलता है जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, जहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जहाँ पे पानी बराबर बना रहता है, वहाँ पे आपको एलगी देखने को मिलता है। सामान्य भाषा में कहें कि काई आप जानते होंगे, वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। एलगी ही है जो हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आज देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना है। और यहाँ पे एलगी का एक एक जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पे मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि डॉक्टर जो बनने का सपना होता है, ये सभी के दिल में सपना होता है। जब बच्चा 18 साल का होता है तो सबसे पहले यदि उसने बायोलॉजी लिया है तो उसके दिमाग में नीट का एग्ज़ाम की तैयारी करने का होता है। वो सोचता है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर बनूंगा। जब डॉक्टर बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे जी जान से, सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन में सफलता नहीं बल्कि आपको 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। 12-12, 10-10 घंटा पढ़ेंगे तब जाके चयन निर्धारित होगा। इतना आसान नहीं है, तो मायूस नहीं होना है। बस रेगुलर कंटेंट को पढ़ते रहिए और रेगुलर चीज़ों को रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके आधार पर भी आप लगाते रहिए। मैं अब चीज़ और बता दूं कि हमारे नोट्स में जितनी चीज़ें हाईलाइटेड हैं ये सब के सब प्रश्न हैं। हमारे कंटेंट में, हमारे जो पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है, इसमें जितने भी आपको हाईलाइटेड दिख रही हैं सभी की सभी चीज़ें आपको जो है एनसीईआरटी में मिलेंगी और साथ साथ सभी के सभी एक प्रश्न हैं। तो हमारी कोई भी 1 मिनट की भी क्लास को स्किप नहीं करना है ताकि आपका नुकसान ना हो। मेरा ये सजेशन है। बाकी जो प्रीवियस जो कक्षाएं नहीं देखे हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी कक्षाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो स्टडी करने वाले हैं एलगी के बारे में। तो एलगी का जो कैरेक्टर है क्या है, इसके बारे में हमको सीखना है। ठीक है ना, एलगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा समझिएगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या कहता है इसको आपको थोड़ा समझना है। द स्टडी ऑफ एल्गाई इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ध्यान रखिएगा, जब एलगी का अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। क्योंकि फाइको का मतलब ही क्या होता है, एलगी होता है। क्या होता है, एलगी। और इनके लॉगी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना होता है। जब किसी प्रजाति का अध्ययन करते हैं, किसका, एलगी का, तो ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे नाम को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या एलगी के अध्ययन को एल्गोलॉजी। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, यह हम भूल जाते हैं, लेकिन ये भूल जाइए चलेगा, आ जाएगा तब भी ठीक कर लेंगे। लेकिन जब आपको फाइकोलॉजी देखने को मिले तो एलगी और फंजाई में कन्फ्यूज़न होता है। तो जब भी एलगी दिखे तो आपको ये करना है। और जब आपको फंगस दिखे, ध्यान रखिएगा, जब आपको फंगस दिखे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइसीटोलॉजी या माइकोलॉजी भी याद करके रखना है। ये किसके लिए, फंगस के लिए, और फाइकोलॉजी आए तो एलगी के लिए। तो दोनों कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करते चलिए ताकि कोई चीज़ आपके दिमाग में बाहर न जाए। कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है,
एक साइंटिस्ट थे M.O.P. अयंगर, इनका नाम क्या था? मंदायम ओपी अयंगर। ध्यान रखिएगा, मंदायम ओपी अयंगर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपने ही देश के थे, इंडिया के थे, भारत के थे। इस वजह से इज़ द नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है? इंडियन फाइकोलॉजी कहा गया है, और इनको एल्गोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोनों के दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे। पहला मैंने फाइकोलॉजी और दूसरा इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप में यहाँ ए भी दिख नहीं सकता है, M.O.P. अयंगर भी देखने को मिल सकता है। तो परेशान नहीं होना है, इतना याद रखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ अगला जो क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलगी। ध्यान रखिएगा, एलगी के लक्षण कौन कौन से हैं और इनको कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इनको बाकी से प्लांट से अलग करता है। ध्यान रखिएगा, ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनकी कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक। ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। शब्दों को जितना तोड़ के सीखेंगे उतना ही जीव विज्ञान बायोलॉजी आपकी सरल हो जाती है। ठीक है, तो एल्गी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक का नेचर होता है। इसके बाद दूसरे कैरेक्टर की तरफ चलें तो दूसरा कैरेक्टर ये यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब क्या होता है? जो एक कोशिका से बना हो, ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर कहा जाता है। जो सेलों की संख्या ज़्यादा होगी ऐसे सेल को क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों कैरेक्टर को ये शो करते हैं। लाइक ट्रू प्लांट बॉडी विथ रूट स्टेम एंड लीफ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि रूट स्टेम और लीफ इनके बॉडी में नहीं पाया जाता है। इनके बॉडी में क्या नहीं पाया जाता है? रूट स्टेम और लीफ ये नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? थैलस होती है। थैलोफाइट्स के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। मेड अप ऑफ सेल वॉल दैट हैव सेल वॉल। ये किसका बना होता है? ये किसके बने होते हैं? सेल का बना होता है, और इनके जो सेल के बाहर जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं? सेल का वॉल। मैंने आपको बताया था कि कोशिका के बाहर जो सबसे बाहरी परत होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, जो कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेचर क्या होता है? फोटो का सिंथेसिस करना, लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन निर्माण करते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेटिक का मतलब किसी भी भोजन को क्रिएट कर लेना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेटिक कहलाता है। उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद सबसे खास बात थैलोफाइट्स में रखा गया, और इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? लाइक फ्रूट। ध्यान रखिएगा, फ्रूट नहीं पाया जाता, फ्लावर नहीं होता है, और इनमें सीड की उपस्थिति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, न ही इसमें फ्लावर होगा, फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट भी नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो सीड भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कॉम्बिनेशन होता है सबसे पहले क्या होता है? फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर के बाद क्या बनेगा? फ्रूट बनता है, और फ्रूट के बाद क्या बनता है? फ्रूट के ही अंदर क्या होता है? सीड होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है यहाँ पे। फ्लावर फ्लावर से कन्वर्ट होता है किसमें? फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट से ही ये सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्लावर से क्या बनेगा? फ्रूट, और फ्रूट से क्या बनता है? सीड बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, यहाँ पे रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता है, सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। एल्गी की संरचना की बात करें तो एल्गी क्या करता है? शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर शेप एंड साइज। इनके साइज और अगर हम शेप की बात करें तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? इसमें अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटी भी देखने को मिले, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित भी होती हैं, अपडेटेड वर्जन जिसे कहते हैं। तो ये एल्गी में भी देखने को मिला था। सम ऑफ देम माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। जब इन्हें देखा गया तो वेयर द सम आर जिएंट आर रीचिंग विद द हाइट ऑफ 100 मीटर इन लेंथ। ध्यान रखिएगा, जब इन्हें सूक्ष्मदर्शी से कुछ एल्गी को देखा गया तो ये पाया गया कि कुछ की जो हाइट होती है 100 मीटर से ज़्यादा होती है। कितने? 100 मीटर से ज़्यादा होती है। तो ये एल्गी का कैरेक्टर आपको याद रखना है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी। एल्गी की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ध्यान रखिएगा, आप ये देखेंगे तो ये कैसा है? इसे, ये जो आप देख रहे हैं ये कैसी बॉडी है? आप एल्गी देख रहे हैं और एल्गी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? ये ग्रीन कलर का पायरिनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं और ये फ्लैजिला होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। यदि ये एब्सेंट होगा तो इसे क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल कहते हैं। और ये किस नेचर में पाया जाता है? यूनिसेलुलर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको बता दें कि कॉलोनियल का मतलब एक ऐसी एल्गी जो कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जो समूह में रहना पसंद करती है, ऐसी एल्गी को क्या कहते हैं? कॉलोनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनियल। आप देखेंगे कि ये एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में ढेर सारे एल्गी आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ढेर सारे एल्गी आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे? कॉलोनियल। बाकी ये क्या होता है? सिंगुलर पाया जाता है। इसके बाद मल्टी सेलुलर की बात करें, एक ऐसी सेल जहाँ पे सेलों की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसे सेल को क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहा जाता है। आप देखेंगे कि ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये क्या है? सेलों की संख्या यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है और इस वजह से आपको इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसे? मल्टी सेलुलर। इसके बाद फिलामेंटस की बात करें तो फिलामेंटस क्या होता है? जो आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर चपटे फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये फ्लैट है और ये थोड़ा सा इनका चौड़ाई भी देखने को मिलेगा और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? फिलामेंटस कहा जाता है। मैंने आपको 4 तरीके से बताया कि जो एल्गी की जो प्लांट बॉडी है वो 4 तरीके से हो सकती है। पहले मैंने क्या बताया? यूनिसेलुलर। दूसरा मैंने क्या बताया कि कॉलोनियल हो सकते हैं। तीसरा ये मल्टी सेलुलर होगा और चौथा ये फिलामेंटस हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी, कॉलोनियल भी और मल्टी सेलुलर भी और फिलामेंटस भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हैबिटाट की बात करें तो
हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, एक्वाटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वाटिक कहते हैं। ये किस फॉर्मेट में मिलता है, मेराइन और फ्रेश वाटर। ध्यान रखिएगा, समुद्र में भी पाया जाता है और शुद्ध पानी में भी देखने को मिलता है। कौन, एल्गी। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोइस्ट सरफेस ऑफ सॉइल, ऐसी जगह जहाँ पे नमी होती है। और कहाँ पे मिलता है, वुड में देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि ये अगर जैसे कोई लकड़ी भीगी हुई है तो उस लकड़ी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। स्टोन की बात करें तो पत्थर पे भी देखने को मिलता है और स्नो में भी देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एल्गी के हैबिटाट के बारे में मैंने क्या बताया, एक्वाटिक होते हैं, मेराइन होंगे फ्रेश वाटर में, और सॉइल की सरफेस पर जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे वुड में, स्टोन में और इवन स्नो में भी देखने को मिलता है। इसके बाद सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो एल्गी और फंजाई के साथ जब रहते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, आप एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो कहाँ कहाँ एल्गाई आपको इस फिगर में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपने देखा होगा कि वुड पे कुछ इस तरीके से एल्गी जो है चिपका रहता है और इनका जो कलर होता है वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और इनके ग्रोथ करने के लिए आप कहेंगे कि ग्रोथ कहाँ से होता है, तो इनका जो ग्रोथ होता है यह फोटोसिंथेसिस की वजह से ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं और ये बराबर इसी वजह से ग्रोथ भी करते रहते हैं। कहाँ पे देखने को मिलता है, मोइस्ट सरफेस ऑफ वुड। मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और एक एक चीज़ को ला के सेट करने से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑन द बॉडी ऑफ स्लॉथ आप देखेंगे कि जो स्लॉथ होता है उस पे आप देखेंगे, स्लॉथ के बॉडी पे भी देखने को इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी याद कर लें। पहले मैंने क्या बताया, वुड पर और स्लॉथ के बॉडी पर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेराइन हैबिटेट एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे समुद्र की फॉर्मेट में मिलता है, ऐसे संरचना को क्या कहते हैं, मेराइन कहा जाता है। समुद्र में आप देखेंगे कि ज़मीन के पास जितनी भी जो नीचे जो गहरा होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि ढेर सारी ऐसी प्रजातियाँ आपको हरी भरी दिखाई देती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। स्टोन के सरफेस पर आप देखेंगे कि कोई पत्थर होता है और उस पत्थर पे आपको ये जो एरिया है ये स्टोन का दिखाई दे रहा है और इसी स्टोन पे अगर ये लंबे समय तक आप देखेंगे पानी से ये क्या होता है, नमी यहाँ तक बनी रहती है और इस नमी की वजह से ये क्या करते हैं कि आप ध्यान रखिएगा, इस नमी की वजह से ये ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने से क्या होता है, अपना भोजन भी बनाते हैं और भोजन बनाने के साथ साथ ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि लाइकेन कहाँ पे, वुड पर और स्लॉथ पर, मेराइन हैबिटेट में और स्टोन पर देखने को मिलता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन कैसे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बात मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है और ये किस नेचर में होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड का मतलब ऐसी स्पीशीज जो अपना भोजन स्वतः बना ले, ऐसे को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ सर्विस। आप जानते हैं कि सेल्फ सर्विस को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो यहाँ पे एल्गी और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी प्रजाति क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कैसे करती है मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दे बिलोंग टू द फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे ऑक्सीजन की मात्रा, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा अमाउंट
होने की वजह से ये क्या होते हैं ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ये अपना जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इनके द्वारा रिलीज़ भी किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, और प्लैंक्टन एक जो प्लांट का ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी का किस तरीके से रोल रहा है, खासकर इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे सनलाइट के बारे में देख रहेंगे और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, रॉ मटेरियल की तरह दो चीज़ें यूज होती हैं। एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या होता है H2O। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिला करके एल्गी क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जैसे प्लांट करते हैं ठीक उसी तरीके से ये भी करते हैं। क्यों, क्योंकि एल्गी की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो कैसी क्वालिटी होती है, क्लोरोफिलस होता है। कैसा होता है, क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिलस का मतलब, क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है, और फिलस का मतलब क्या होता है, लीफ होता है। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, हरी दिखाई देती हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गी क्या करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। ठीक है, इसके बारे में फोटोसिंथेसिस के बारे में जब कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस पे चर्चा करेंगे तो वहाँ पे एकदम खोल के समझाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमास की बात करें तो जो एल्गी है, ध्यान रखिएगा, एल्गी की बात करें तो एल्गी में के अंदर बायोमास में क्या क्या बनता है, किसमें, तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन, ऑयल का फॉर्मेशन और सेलुलोज, तीन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। बायोमास में कौन कौन आएंगे, स्टार्च आएगा, ऑयल आता है और सेलुलोज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्गी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन, री और प्लस प्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, किसी शब्द को तोड़ देंगे तो पहले से क्लियर कर देगा कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। री का मतलब क्या होता है पहले, और प्रोड्यूस होने का मतलब वैसे ही प्रजाति प्रोड्यूस होगी जैसे कि पहले हो चुकी है। समझने, मैं बार बार कहता हूँ कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास नहीं करना है। री का मतलब क्या होता है, पुनः होता है, और प्रोड्यूस्ड होने का मतलब वैसे ही प्रजाति प्रोड्यूस होगी जैसे कि पहले हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई भी प्लांट हो, किसी भी स्पीशीज़ का कोई भी प्रजाति हो, जैसा उसका जीनस होगा वैसे ही उसकी स्पीशीज़ भी होगी। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जीनस और प्लस स्पीशीज़, जीनस के साथ स्पीशीज़, ये सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। री का मतलब क्या होता है, पहले पुनः होता है, और प्रोड्यूस होना वैसे ही प्रोड्यूस होगा जैसे कि पहले हो चुका है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि गधे का बच्चा गधा ही होता है, ठीक है ना, कैट का बच्चा कैट ही होता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होगा, ठीक है ना, चूहा का बच्चा चूहा होगा, और हम लोग ह्यूमन के बॉडी, ह्यूमन का जो बच्चा होगा ह्यूमन की तरह होगा। हाथी, मतलब जितनी स्पीशीज इज लिविंग ऑर्गेनिज्म में है सब की सब अपने पेरेंट्स से ही रिलेटेड होंगी, और जो जिसका स्पीशीज होगा वो उसी तरीके की उनकी पीढ़ी भी होगी। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो है डॉग से कभी भी कैट नहीं बनेगा, और न तो कैट से कभी भी डॉग रिप्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना रिप्रोडक्शन साइकिल भी होता है। जैसी जो प्रजाति वैसी उसकी प्रोड्यूस्ड करने की क्षमता भी होती है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे
कैसे कैसे हो सकता है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मैंने आपको बता दूं कि एसेक्सुअल में सबसे पहले जो फॉर्मेट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जिसके द्वारा बाइनरी फिजन होती हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कुछ वैज्ञानिक इसको भी एक अलग रिप्रोडक्शन मानते हैं, मतलब 3 टाइप, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जबकि एनसीईआरटी में एसेक्सुअल के अंतर्गत ही कभी कभी ये वेजिटेटिव को रखा गया है। तो वेजिटेटिव की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो स्पोर्स भी बनेंगे, ये तोड़ दीजिए, स्पोर्स भी बनेंगे, ए प्लेनो स्पोर्स और जू स्पोर्स। जब स्पोर की बात आए तो दोनों याद कर लेना है, ए प्लेनो जू स्पोर। जब वेजिटेशन की बात आए तो बाइनरी से फ्रेगमेंटेशन, यही पूछा जाता है। इनके प्रोसेस के बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद केवल आपको इनके फॉर्मेट याद रखना है कि कौन सा तरीका किस में यूज होगा। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एन आइसोगैमी, ओगैमी, आइसोगैमी, ये आपको ध्यान रखना है। एन आइसो और ओगैमी। आइसोगैमी का मतलब क्या होता है, जिसमें गैमीट सिमिलर शेप एंड साइज समान होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आइसोगैमी। एन आइसोगैमी किससे कहते हैं, जिनकी संरचना में डिफरेंस होता है, डिसिमिलरिटी शो करती है, ठीक है ना। एक छोटा और एक बड़ा, यहाँ पे साइज मेल हो या फीमेल दोनों की साइज सेम होगी, और यहाँ पे एक मेल होगा और एक नॉन मोटाइल होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसी प्रक्रिया में बाई पेरेंटल होता है। मैं पहले बता चुका हूँ तो आज फिर एक बार बता दे रहे हैं कि जब भी यहाँ पे होगा ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, बाई पेरेंटल। और जो इसमें एसेक्सुअल होगा ये हर समय क्या होगा, यूनी पेरेंटल होगा। क्या होगा, यूनी पेरेंटल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एल्गी के जो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आगे की तरफ चलते हैं। आप देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेशन कैसे होता है, कैसे होता है वेजिटेशन। आइए सीखते हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की तोड़ के रख देंगे और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइनरी फिजन की बात करें तो डिवीज़न ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। ध्यान रखिएगा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। एक बॉडी क्या करेगी, 2 स्ट्रक्चर बनाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा, फिजन के द्वारा। फिजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रजाति वो टूट करके 2 स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिवीज़न ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल, ये 2 डॉटर सेल हैं। और इस जो डॉटर सेल्स हैं इसमें एक पेरेंट सेल क्या होता है, परिवर्तित हो जाए। आप देखेंगे फिगर में क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है जहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको। क्लेमाइडोमोनास में आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि ये कैसी सी बॉडी है, पेरेंटल बॉडी है। और इस पेरेंटल बॉडी में डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद ये क्या बनाती हैं, 2 डॉटर सेल बनाती हैं। 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे एक दूसरे के दोनों अपोजिट जाएंगे। कहाँ जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। और अपोजिट जाने के बाद अंत में क्या होती हैं, एक नया फॉर्मेशन क्रिएट करता है, दूसरा नए फॉर्मेशन का। पहला ये होता है और दूसरा आपका ये होता है। ऐसे संरचना को क्या कहते हैं, 2 डॉटर सेल। तो यहाँ से एक से कितने बने, एक से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। कहाँ देखने को मिलता है, एक यूनिसेलुलर एल्गी में। ये भी याद रखना है कि किसमें,
यूनिसेल्युलर एल्गी में, और इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास। क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास कहा जाता है। इसके बाद फिलामेंटस की बात करें, और फ्रेगमेंटेशन की बात करें। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेम। ध्यान रखिएगा, फ्रेम आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आप फोटो रखते हैं, फ़ोटो के लिए क्या होता है? फ्रेम होता है। और उसी तरीके से इनका ये फ्रेम है, और इस फ्रेम को टूट करके ही जब नई बॉडी की संरचना बना लेते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, फ्रेगमेंटेशन ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रेगमेंट्स। जब कोई शरीर क्या होता है कि इनका फ्रेगमेंट जब टूट के बनते हैं, और ये कब बनता है? जब ये मैच्योरेट होते हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तब इस फ्रेगमेंट ग्रो इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो सभी क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करके एक नए बॉडी को स्वरूप देते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये आपको देखने को क्यों क्या मिल रहा है? फ्रेगमेंट। एक कह सकते हैं कि एल्गी है जिसका नाम क्या है? स्पाइरोगायरा है, और इनकी बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। और इस फिलामेंटस बॉडी के टूटने से, मान लीजिए यहाँ से ये टूटा, और टूटने से आधा सेक्शन ये और आधा सेक्शन ये, जब टूटेगा तो यही धीरे धीरे क्या करता है? ग्रोथ करता है। और ग्रोथ करके जो प्रत्येक फ्रेगमेंट्स हैं वो एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर होगा। और इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा। एप्लानोस्पोर की बात करें तो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर इज एग्जाम्पल। नॉन मोटाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल होता है उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर किस में देखने को मिलेगा? यूलोथ्रिक्स में। याद कर लेना है, ये पूछा भी गया है कि यूलोथ्रिक्स का नेचर कैसा होता है? नॉन मोटाइल। किस तरीके की स्पोर्स के द्वारा? एसेक्सुअल। और कौन के प्रोसेस के द्वारा? एप्लानो स्पोर्स के द्वारा। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है। पहले मैंने क्या बताया? ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। और ये यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं, और ऐसे प्रजाति को क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर। ये भी पूछ सकता है कि इसमें मिलेगा तो एप्लानोस्पोर, और ये एप्लानोस्पोर किस में देखने को मिलेगा? तो यूलोथ्रिक्स एल्गी में। इसके बाद स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा जू स्पोर की बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड होता है। जब भी कोई भी स्पीशीज फ्लैजिलेटेड होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रजाति क्या करेगी? मूवमेंट करेगी। ध्यान रखिएगा, फ्लैजिला है तो मूवमेंट है, और फ्लैजिला नहीं है तो मूवमेंट नहीं है। तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मोटाइल स्पोर्स कहते हैं। दैट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू एल्गी। और ये क्या करता है? जर्मिनेट होने से एक नई एल्गी का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। आइए फिगर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, फिर से मैं अब आपको बता दूं, ये जो संरचना आपको देखने को मिल रही है ये किसकी है? क्लेमाइडोमोनास की। और इसमें आप देख रहे होंगे ये फ्लैजिला पाया जा रहा है। क्या मिल रहा है? फ्लैजिला मिल रहा है। और इस फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल स्पोर्स क्या होंगे कि अपने कंडीशन पे आने पे जब मैच्योर हो जाएंगे तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? जू स्पोरेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये अलग करके एक नई बॉडी की संरचना बना लेती है, और इसे क्या कहते हैं? जू स्पोरेंजियम से क्या बनते हैं? जू स्पोर। जू स्पोर एक ऐसा स्पोर जो कैसा होता है? मोटाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे